अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बुशरा बीबी के हवाले से। 26 नवंबर को पीटीआई ने जब धरना खत्म किया, क्या बुशरा बीबी ने डी चौक खुद खाली किया या उनको कहा गया था, इसकी तफसीलात क्या है, इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। उन्होंने हुकूमत को धमकी दी है कि वो सड़कों पे एहतजाज करेंगे अगर उनके मुतालबात ना माने गए और जो बिल है वो मंजूरी के लिए सदर ने दस्तखत ना किए। इसकी वजूहात क्या है और क्या मौलाना फजलुर रहमान से 26वीं आईनी तरमीम के वक्त कोई गारंटीज और क्या कोई मुआहदे किए गए थे, वादे किए गए थे और उनकी कोई खिलाफ वर्जी हुई है। तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत का पिछले एक साल में कर्जों में 6,631 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसकी तफसीलात क्या है, स्टेट बैंक ने जो नए आदाद शुमार जारी किए हैं उस पर भी बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे इस्लामाबाद को जो आए रोज यरगमाल बनाया जाता है और धरने दिए जाते हैं, इससे निपटने के लिए हुकूमत ने एक नई फोर्स का क़याम की मंजूरी दे दी है। इसकी तफसीलात क्या है, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुशरा बीबी के हवाले से। जो पीटीआई का धरना था, आपके इल्म में है 24 नवंबर से जब ये जारी हुआ जुम्मे के रोज पेशावर से, उसके बाद हुकूमत ने अटक के ऊपर उनको पहली बार जो रुकावटों का सामना करना पड़ा। डीपीओ अटक ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो वाकयात थे वो सारा कुछ आपके सामने है। फिर उसके बाद जो डी चौक तक जो पहुंचने में जो कुछ हुआ वो भी सब ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है। लेकिन जो बुशरा बीबी के हवाले से मुतजाद इतलात आ रही थी और खासतौर के ऊपर ये कहा जा रहा था जो पीटीआई के अपने हलके थे उनके दरमियान में और जो पीटीआई का सोशल मीडिया था उनके हवाले से ये खबरें चल रही थी कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती ले जाया गया धरने की जगह से और ये जो धरना खत्म किया गया है, ये भी इल्जामात लगाए गए पीटीआई के अपने लोगों के ऊपर कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। इसी वजह से ये, हालांकि बुशरा बीबी धरना नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ये कुछ अपने ही लोगों ने बेवफाई की और उनको लेके यहाँ से निकल गए। जो मेरी इतलात हैं इस हवाले से, मैंने कुछ पीटीआई के आला जो ओहदेदारान और जो जराए हैं उनसे बात की और उनसे ये मालूम हुआ कि जिस दिन 26 नवंबर की शाम को धरने के ऊपर हुकूमत की तरफ से ये जो आंसू गैस और ये सारा जारी था, तो ये उस टाइम बुशरा बीबी ने खुद ये उनसे अपने जो पार्टी के जो अहम ओहदेदारान थे उनसे कहा कि उनको यहाँ से निकाला जाए, उनका दम घुट रहा है यहाँ पे, वो मजीद यहाँ पे नहीं रह सकती। तो उसको देखते हुए और बुशरा बीबी की हालत को देखते हुए ये बुशरा बीबी को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया। और उसके बाद फिर जो हुआ वो आपके सामने है। जब ये लीडरशिप चली जाती है तो वर्कर्स वैसे ही जो वो बैक फुट पे आ जाते हैं और इस तरह धरना जो है वो इनका पसपा हुआ। और ये जो धरना खत्म करने की जो बुनियादी वजह है वो बुशरा बीबी ही है और अगर वो जगह ना छोड़ती तो फिर शायद ये वर्कर्स भी उनके साथ डटे रहते। लेकिन बुशरा बीबी ने ही अपने जो पार्टी के अहम रहनुमा थे उनको ये कहा कि उनको फिलफोर यहाँ से निकाला जाए, उनका दम घुट रहा है, वो यहाँ पे मजीद नहीं रह सकती। तो ये उसके बाद फिर हमने देखा कि ये इल्जाम लगाया गया कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती यहाँ से निकाला गया और उसके बाद ही ये हुआ। फिर जो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की लड़ाई हुई, यहाँ से जब ये मानसेरा गए वहां पे भी जैसे ही बुशरा बीबी को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया और उनके ही कहने के ऊपर किया गया और फिर बाद में बुशरा बीबी ने तमाम तर जो इल्जामात थे और फिर उसके बाद जो अली अमीन गंडापुर से जो लड़ाई थी वो मैं ऑलरेडी पहले ही रिपोर्ट कर चुका हूं कि हुआ क्या है। बुशरा बीबी ने जो पीटीआई के अपने एमपीएस हैं उनको अप्रोच किया और अली अमीन गंडापुर को धमकी दी कि वो उनको निकालेंगी, जो बतौर चीफ मिनिस्टर है उनको फारिग करेंगी। ताहम बुशरा बीबी ने जितने भी पीटीआई के एमपीएस जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं उनसे राब्ता किया, किसी ने भी बुशरा बीबी का साथ देने से इनकार किया और अली अमीन गंडापुर को ही चीफ मिनिस्टर का अपना कबूल किया। और यही वो वजह है, आपके इल्म में होगा कि जो मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट हुआ कि शायद खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, उनको तब्दील करके नए जो चीफ मिनिस्टर उनको लगाया जाएगा। लेकिन फिर ये मामला ठंडा पड़ गया। असल जो धरना जो फ्लॉप होने की या फिर जो पसपा होने की वजह है वो यही थी, बुशरा बीबी ने खुद कहा कि वो उनको यहाँ से निकाला जाए, वो मजीद यहाँ पे नहीं रह सकती। यही वो वजह है कि ये सारा जो एक मामला था। लेकिन बुशरा बीबी ने यहाँ से निकलते ही सारा इल्ज़ाम अपनी जो क़यादत है उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया, जो दीगर क़यादत थी उसके ऊपर। ये तफसीलात जो है ये वो अहम जो चंद एक लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी तरफ से
ये बताई गई है। तो इसमें जो बुशरा बीबी की तरफ से जो कहा जा रहा था पीटीआई के जो सोशल मीडिया खासतौर के ऊपर, उसमें भी जो दीगर क़यादत थी उसके ऊपर उंगलियां उठाई गई और बुशरा बीबी का जो ये कहा गया कि वो तो धरना जारी रखना चाहती थी। ये असल जो हकायक और मालूमात जो कुछ मेरे ज़राए ने बताई है। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से। कल से मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से ये ना सिर्फ ये कि खदशात का इजहार किया गया, फिर उसके बाद हमने देखा जो हाफिज हमदुल्ला हैं उन्होंने भी इस हवाले से धमकी दी हुकूमत को भी और उसके हुकूमत के इत्तेहादी जमातें भी कि जो सड़कों पर निकलने और फिर उसके बाद अगर एक बार निकल आए और अपना जो एक टारगेट्स हैं या जो अपने मकासद हैं वो हासिल करने तक JUIF ये बड़ी अच्छी तरीके से जानती है। पीटीआई की तरह ये नहीं होंगे कि ये आए और चले गए, हम अपने मुतालबात मनवा के रहेंगे। और उसकी वजह ये जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ कि सदर आसिफ अली जरदारी ने जो मदारिस के हवाले से बिल है उसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। फिर मीडिया के ऊपर ये भी रिपोर्ट हुआ कि सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से कुछ एतराज़ात लगाए गए हैं इस जो मदारिस के हवाले से बिल मंजूर हुआ है कौमी असम्बली और सेनेट से। उसके बाद हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान से कल शाम बिलावल भुट्टो जरदारी भी मिलने गए अपनी जो पार्टी के वफद के साथ और उनसे मुलाकात के बाद ये कहा कि वो हुकूमत से बात करेंगे और इस बिल के हवाले से मंजूरी के हवाले से इस पे मैंने जो मुख्तलिफ लोगों से बात की है, कुछ हुकूमती अरकान से भी, कुछ JUIF के हवाले से भी, वो सब यही बताते हैं कि हुकूमत का इसमें क्योंकि जो बिल होता है वो कौमी असम्बली और जो सेनेट है उसमें मंजूरी तक तो हुकूमत का एक वो हो सकता है, वो इंश्योर कराएं जो वोट हैं अपने वो दिए जाएं इसके जो बिल के हक में। उसके बाद जब ये सदर के पास चला जाता है तो फिर ये सदर की सवाबदीद है कि वो उसको मंजूर करे या रिजेक्ट करे। तो ये टोटली हुकूमत की उससे बाहर होके ये सदर का इख्तियार है और सदर का मतलब है कि पीपल्स पार्टी का। और अगर सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से कोई एतराज़ात लगाए गए हैं तो इस पे हुकूमत जो है वो उनको कैसे वो उसके ऊपर सदर के ऊपर दबाव डाल सकती है कि वो इसको मंजूर करे। ताहम इस हवाले से जो प्रोसेस है खासतौर के ऊपर अगर बिल इस तरह सदर रोक लेता है और उसके ऊपर कोई एतराज़ात लगाता है तो बुनियादी तौर के ऊपर होता यह है कि जो भी हाउस ऐवान का अगर कौमी असम्बली से लास्ट स्टेज के ऊपर मंजूर होता है तो कौमी असम्बली उसकी कस्टोडियन बन जाती है उस बिल की, या फिर सेनेट से भी जो पहले कौमी असम्बली से पेश होता हुआ मंजूर होता हुआ सेनेट में जाता है तो सेनेट जो लास्ट में जो मंजूर करता है ऐवान ये उसका बिल जो है वो बिल का कस्टोडियन होता है। वो फिर आगे फिर काबीना डिवीजन को भेजता है, काबीना डिवीजन वजीर आजम को और वजीर आजम ये जो बिल की मंजूरी के लिए बाकायदा तौर के ऊपर सदर को भेजते हैं ये उसके दस्तखत के लिए। अब ये जो मदारिस के हवाले से बिल है मौलाना फजल रहमान का वजीर आजम ने जब भेज दिया तो अब अगर सदर ने इसके ऊपर एतराज़ात लगाए हैं वो वापस आएंगे वजीर आजम को, वजीर आजम बजरिया काबीना डिवीजन जो आखिर में बिल पास हुआ। ये जो बिल था मदारिस का ये सेनेट से हुआ था तो ये सेनेट के पास आएगा। सेनेट चेयरमैन इसके ऊपर अपने जो रिमार्क्स है अगर कोई एतराज़ात हैं तो उस पर ये लिख के दोबारा भेज सकते हैं कि इसमें कोई तरमीम की ज़रूरत नहीं है, ये हाउस की मुतफ़िका एक राय है, तो उसको दोबारा भेजा जाएगा सदर के पास और फिर सदर जो है वो उनके इनकार करने के वो अख्तियारात नहीं होते। तो जो मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मौलाना फजल रहमान के अगर कोई इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी तो ये बिल अल्टीमेटली सेनेट के पास आएगा क्योंकि ये आखिर में सेनेट से मंजूर हुआ था तो उसके बाद सेनेट चेयरमैन इसको भेज देंगे दोबारा सदर को कि इसमें मजीद कोई तरमीम की ज़रूरत नहीं है इसलिए इसे एज इट इज़ मंजूर किया जाए। तो ये मौलाना फजल रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये दूर हो जाएंगे। जहाँ तक बात है बिलावल भुट्टो जरदारी की ये कहने की कि वो हुकूमत से बात करेंगे तो ये मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कुछ इसमें तब्दीलियों का या ये रिकमेंड किया है या अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार किया है तो इसका मतलब यही है कि ये जेन्युइन है कि कोई सदर की तरफ से इसके ऊपर एतराज़ात लगाए गए हैं। बहरहाल ये जो मामला है ये जो मदारिस के हवाले से ये आज का नहीं है, ये हर हुकूमत के दौर में इस तरह के मामला उठते रहते हैं। ये अयूब खान के दौर से ये मामला शुरू हुआ था मदारिस के साथ जो हुकूमत के जो आपस में इख्तलाफात होते हैं या जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से क्योंकि हुकूमत इसे हर दौर में और हर दौर की हुकूमत मदारिस को रेगुलेट करना चाहती है और जो मदारिस हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी इंडिपेंडेंस जिस तरह जुडिशरी की है
वो इसी तरह कायम रहे, क्योंकि उनका अपना एक निज़ाम है वफाकुल मदारिस का भी, तंजीमुल मदारिस का। तो ये जो हुकूमत इसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगा सकती। और इस हवाले से जो उलमा की तरफ से एक जो हुकूमत को जवाब पेश किया जाता है रेगुलेट ना करने का, वो ये कहते हैं कि हुकूमत अगर जो मदारिस को 1 रुपए की फंडिंग नहीं देती तो फिर उसके पास कोई ये राइट भी नहीं है खासतौर के ऊपर उसको रेगुलेट करने के हवाले से। तो यही वो मामला है जो हर माजी में भी पिछली हुकूमतों के साथ जो मदारिस के हवाले से आया है। ताहम ये जो मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें उन्होंने अपनी 4 जो शिक्कें थी रिबा के हवाले से और जो बाकी इस्लामी उससे जो रिलेटेड थी वो शिक्के मंजूर करवा ली थी। और मदारिस के हवाले से भी जो मेरी इतलात हैं, इस हवाले से मैंने कुछ हुकूमती अरकान से भी बात की और कुछ जो पीपल्स पार्टी के भी, कि ये मौलाना फजलुर रहमान को कुछ हुकूमत की तरफ से एश्योरेंस, हुकूमत से मतलब ये है कि क्योंकि जो मौलाना फजलुर रहमान से 26वीं आईनी तरमीम पे डील कर रहे थे वो बिलावल भुट्टो जरदारी थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ही ये जितनी भी एश्योरेंसेस थी वो सारी दी गई थी। उसमें कुछ मेरी इतलात ये हैं कि कुछ रिटन गारंटीज भी थी और कुछ वर्बल एश्योरेंसेस भी थी। तो उनमें से एक ये मदारिस वाला भी था, और यही वो वजह है मेरी जो इतलात हैं कि ये हुकूमत इसको जब ये सदर की तरफ से अब दोबारा आता है तो सेनेट के लेवल के ऊपर चेयरमैन सेनेट इसको दोबारा लिख के भेज देंगे और ये जो मदारिस के हवाले से जो बिल है वो उसकी मंजूरी हो जाएगी। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं हुकूमत के कर्जों के हवाले से। स्टेट बैंक की तरफ से नए आदाद व शुमार जारी किए गए हैं और इन नए आदाद व शुमार के मुताबिक हुकूमत का पिछले 1 साल में जो कर्जों में इजाफा हुआ है वो 6,631 अरब रुपए का हुआ है। स्टेट बैंक के जो नए आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक जो हुकूमत के जिम्मे, वफाकी हुकूमत के जिम्मे जो ओवरऑल कर्जे हैं वो 69,114 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं, और उनमें से जो लोकल कर्जे हैं, मकामी बैंकों के कर्जे हैं वो 47,231 अरब रुपए हैं, और उसके साथ साथ जो बैरूनी कर्जे हैं उसकी जो टोटल अमाउंट पहुंच चुकी है वो 21,884 अरब रुपए तक पहुंच गई है। ये जो नए आदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक जो स्टेट बैंक का जो मंथ टू मंथ और ईयर टू ईयर का जो डाटा बताता है कि जो नवंबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक यानी पिछले 1 साल में जो कर्जे वो 6,631 अरब रुपए हैं। ताहम जो सितंबर है उसके मुकाबले में अक्टूबर में यानी 2024 के ये जो कर्जे हैं मरकजी आपकी जो हुकूमत के वो 456 अरब रुपए की कमी हुई है, और उसकी बुनियादी वजह जो इन सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में कर्जों में कमी आई है वो जो स्टेट बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट कम किया गया है उसकी वजूहात बताई जा रही हैं कि खासतौर के ऊपर जो आपके लोकल कर्जे थे उसमें कम जो शरह सूद है वो देने की वजह से कर्जों में भी कुछ कमी आई है। ताहम ये जो हुकूमत की तरफ से कर्जों में इजाफा है ये हर हुकूमत जो भी आती थी हमेशा से यही कहती थी कि वो कर्जे कम से कम लेंगे, लेकिन हर हुकूमत ने, जब ये इमरान खान आए थे तो उसके जो दौरे हुकूमत में कर्जों में मजीद ज्यादा और सबसे ज्यादा तमाम पिछली हुकूमतों से ज्यादा कर्जों में इजाफा हुआ था। फिर ये हुकूमत आई तो उसने भी यही जो अश्योरेंसेस और ये वादे किए थे कि वो कर्जों में कमी लाएंगे, और उसके साथ साथ कर्जों में कमी के लिए जो स्ट्रेटजी बताई थी इन्होंने, एक तो ये कि वो जो हुकूमत के अखराजात हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम करेंगे, ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाएंगे। फिर जो विफाकी जो जितने भी इदारे थे उसमें से मुलाजमतें कम की गई हैं, मिनिस्ट्रीज कम की गई हैं, उसके बावजूद भी जो कर्जे हैं वो कम होने की बजाय उसमें इजाफा होता जा रहा है। फिर हुकूमत ने जो बजट डेफिसिट है उसमें भी हमेशा से ये होता है कि जो PSDP होते हैं, जो तरक्याती फंड्स होते हैं, पहले जो बजट में जब ये अनाउंस किया जाता है उसमें ज्यादा बताया जाता है, फिर जो डेफिसिट जो बजट खसारे का होता है वो उसको पूरा करने के लिए फिर ये जो PSDP होता है उसको काटते रहते हैं। तो ये हुकूमत की तरफ से ये जिस तरह की ये कॉस्मेटिक जो मैयर्स लिए जाते हैं उसकी बजाय हमें ये अश्योर कराना होगा, इंडस्ट्रीज के हवाले से लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग करनी होगी। अदरवाइज इसी तरह जो हर हुकूमत जो ईयर टू ईयर कर्जे बैरूनी और अंदरूनी कर्जे लेती रहेगी तो हम कर्जों के ही जाल में जकड़ते रहेंगे। कोई इसके हवाले से लॉन्ग टर्म मनसूबा बंदी, तालीम के ऊपर जो है आपको वो खर्च करना होगा ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर कराई जा सके और इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज और मार्केट में जाके कम्पीट कर सकें पाकिस्तानी स्टूडेंट। इसी तरह इंडस्ट्रीज को आपको फैसिलिटेट करना होगा,
बाकी जो इस तरह के जितने भी हैं, जो खासतौर के ऊपर जो टैक्स रेवेन्यू और टैक्स जो नेट है उसको बढ़ाना होगा। लोगों को जो खासतौर के ऊपर मुतवस्सित तबके के लोग हैं उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स के लगाने के हवाले से इकदाम उठाने होंगे। ये इस तरह के इकदाम हैं जो हुकूमत अगर जब तक नहीं उठाएगी कोई भी हुकूमत, तो हम इसी तरह कर्जों के ऊपर ही गुजारा करते रहेंगे। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं, हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत पे आए रोज जो चढ़ाई करते हैं सियासी जमातें हों या कोई भी गिरोह हों, उससे निमटने के लिए और उसके साथ साथ जो चाइनीज यहाँ पे काम कर रहे हैं सीपैक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर या ओवरऑल वैसे काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए एक नई फोर्स कायम करने का जो है वो मंजूरी दे दी है। ये जो नई सिक्योरिटी फोर्स जो कायम की जा रही है इसके लिए टोटल जो हुकूमत की तरफ से मंजूरी दी गई है, ये एक खबर है SM ज़मान की। उनके मुताबिक वजीर आजम ने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के नाम पे कोई 3386 आसामियां नई मंजूर की हैं और इनके ऊपर भर्ती की जाएगी। ये जो नई फोर्स कायम की जाएगी उसमें से 1000 जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं या जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज की प्रोटेक्शन और उनकी सिक्योरिटी के लिए होगी, और बाकी जो है वो तमाम तर जो एक प्रोटेक्शन होगी इस्लामाबाद के लिए। और खासतौर के ऊपर ये जो धरने और एहतजाज और ये इस तरह के जो बलवे वो किए जाते हैं उसके लिए ये एक नई जो फोर्स कायम की जा रही है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक ही जो है वो महदूद होगी। उसमें डिप्लोमेटिक इनक्लेव और उसके साथ साथ रेड जोन की सिक्योरिटी के हवाले से, फिर उसके साथ साथ जो एक और उसकी जिम्मेदारी ये जो धरने और जो इंतशार और उसके साथ साथ जो इस तरह के जितने भी एहतजाज होते हैं उनसे निमटने के लिए उनकी कैपेसिटी होगी। और इसके लिए ये जो आसामियां हैं बाकायदा तौर के ऊपर जो वजीर आजम है उनकी मंजूरी दे दी है। अब उम्मीद तो यही है कि ये हुकूमत इस हवाले से कोई खासतौर के ऊपर ये जो इस्लामाबाद है, हर गुजरते दिन हम देखते हैं कि जब भी कोई PTI की तरफ से या कोई और सियासी जमात की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया जाता है तो हुकूमत के पास जो एक इस टाइम तोड़ है वो यही है कि पूरे शहर को बंद कर दिया जाता है कंटेनर्स लगा के। ना इस्लामाबाद से बाहर जो शहरी हैं वो बाहर जा सकते हैं और ना ही पूरे मुल्क से कोई इस्लामाबाद आ सकता है। और यही वो वजह है कि हमने देखा है पिछले 1 साल में जितने भी धरने और एहतजाज हुए, जब ये कोई PTI की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया जाता है तो लोग महसूर होकर रह जाते हैं। ना कोई बाहर से आ सकता है और ना यहाँ से कोई जा सकता है। ये कह सकते हैं कि आप प्रैक्टिकली इस्लामाबाद को पूरे दुनिया जो एक मुल्क है उससे कट डाउन कर देते हैं। तो ये कोई हल नहीं है उसका। तो हुकूमत को भी इस हवाले से कोई एक इनोवेटिव किस्म का वो लाना होगा कि ये इस तरह की जो एहतजाज और इस तरह के इंतशार से निमटने के लिए एक तो ये फोर्स वाला बड़ा अच्छा एक इकदाम है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक जमात के लिए नहीं है, ये आगे भी चाहे किसी भी जमात की हुकूमत होगी और जो भी यहाँ पे इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेगा उनके हवाले से ये एक अच्छी सोच है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा इंटरनेट की जो बंदिश है या इस तरह शहर की बंदिश है उसके लिए भी कोई अल्टीमेटली चाहे वो हुकूमत कोई सुप्रीम कोर्ट या जो आईनी बेंच है उसके सामने कोई इस तरह का वो लेके जाए कि ये पाबंद बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए या कोई लेजिस्लेशन कराई जाए कि जब भी कोई यहाँ पे एहतजाज करने आएगा, कोई धरना देने आएगा या अपने मुतालबात मनवाने के लिए, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। वो वहां पे जाएं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, अपना जो भी बैठना है सिट इन करें, धरने दें। इससे किसी शहरी को इससे कम से कम जो है वो नहीं होना चाहिए कि आने जाने में कोई रुकावट हो या फिर हफ्तों तक जो है वो इस्लामाबाद का बिल्कुल जो राब्ता है वो मुनक़ता कर दिया जाए। ये दुरुस्त इक़दाम नहीं है मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से, ये इसको सोचना होगा। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।